नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ एक ऐसे मुद्दे पे विमर्श करने जा रहे हैं जिसने मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नई धारा का प्रवाह किया। मध्यकाल का इतिहास सामान्य रूप से धार्मिक उन्माद और हिंसा का इतिहास माना जाता है। यह वह काल था जब इस्लाम का उदय होता है और विजय की लालसा में, अपने प्रसार की लालसा में यह इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में चारों ओर फैलता है। इसका प्रसार होते होते यह भारत में भी आता है। भारत में ये धर्म आता है तो शुरुआती शासकों ने धर्म के प्रसार के लिए निसंदेह हिंसा का कुछ हद तक सहारा लिया। इन हिंसा के बाद धीरे धीरे भारत की जो सामाजिक संस्कृति है वो राजाओं पे कहीं न कहीं हावी होने लगी। इसकी हल्की सी झलक हमें अलाउद्दीन खिलजी से मिलती है, किंतु खिलजी की नीति कितनी सामाजिक संस्कृति की तरफ थी और कितनी उन आक्रांताओं से मिलती जुलती थी जो धर्म के प्रसार के लिए हर प्रकार की हिंसा को स्वीकार करते थे। इस्लाम का एक तबका यह मानता था कि या तो आप इस्लाम ग्रहण कर लीजिए या आप पे तमाम प्रकार की वंचनाएं लादी जाएंगी, यहाँ तक कि आपके विरुद्ध हिंसा भी की जा सकती थी। जो लोग इस्लाम को स्वीकार नहीं करते थे उनको जजिया नामक टैक्स देना पड़ता था और यह टैक्स मूल रूप से काजियों के पास जाता था। इसको खर्च करने का अधिकार उलेमाओं और काजियों के पास ही था। ऐसे पृष्ठभूमि में, ऐसे परिदृश्य में अलाउद्दीन खिलजी किस हद तक हिंदुओं या नॉन मुस्लिम्स के प्रति अपनी नीति में एक संतुलन या प्रगतिशीलता ला सका, इस मुद्दे पे आइए आज हम चर्चा करते हैं। पहली स्लाइड अलाउद्दीन खिलजी की हिंदुओं के प्रति नीति के बारे में बताती है। यदि हम हिंदुओं के प्रति अलाउद्दीन खिलजी की नीति को एक लाइन में समराइज करना चाहे तो उसको कह सकते हैं कि यह नीति कठोर तो थी, किंतु इसे कम्युनल कहना ठीक नहीं होगा, सांप्रदायिक कहना ठीक नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी निसंदेह अकबर या फिर उसके बाद आने वाले शासकों या वर्तमान भारत के अनुसार बहुत ही ज्यादा कठोर था हिंदुओं के प्रति। शासन प्रशासन में हिंदुओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अकबर के समय जो महान शासक जिसको माना जाता है, उसके पीछे एक कारण है कि उसने हिंदुओं को अपने शासन प्रशासन में एसिमिलेट किया। अलाउद्दीन खिलजी उस हद तक यह कार्य नहीं कर सका और कुछ न कुछ कठोरता बरतता रहा, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के जो राजत्व का सिद्धांत था, जो राज करने का सिद्धांत था, वो था कि राजत्व रक्त संबंध नहीं जानता, यानी कि किंगशिप नोज नो किंगशिप। तो जो किंगशिप है वो किंगशिप यानी भाईचारे पे नहीं आधारित होता। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा को उस रूप में देखे, उस रूप में उसको आगे बढ़ाए, उसको पाले पोसे जिस रूप में राजा और प्रजा के संबंध समाज के विकास के लिए आवश्यक हो। इस पृष्ठभूमि में यदि हिंदुओं के प्रति उसकी जो नीति थी, उसके निर्माण करने में कौन कौन सी भूमिकाएं थी, मेन रोल क्या था, क्या उसके इम्पेटस था, प्रेरणा क्या थी जिसने उसके हिंदुओं के प्रति नीति को निर्धारित किया, तो इसमें मूल रूप से दो प्रेरणाओं को हम ले सकते हैं। एक जो कि वैचारिक रूप से है, जो काजी थे, जो उलेमा थे, जो धर्मगुरु थे इस्लाम धर्म में, उनका मानना था कि सम्राट या सुल्तान हिंदुओं पे थोड़ा सा कठोर बने जिससे कि वो इस्लाम को स्वीकार करें। काजी मुगीशुद्दीन का परामर्श भी इस तरह से आया। तो इस तरह के बहुत सारे काजी थे जो चाहते थे कि सुल्तान अपनी कठोरता से इस्लाम का प्रसार करे। इस्लाम के प्रसार में सीधा धर्म गुरुओं को लाभ होता था। दूसरा था कि अभी भी दिल्ली सल्तनत के लिए मूल खतरा हिंदू राजा रजवाड़े ही थे। हिंदू राजा रजवाड़ों के द्वारा लगातार दिल्ली सल्तनत को चुनौती दी जा रही है
और ये देखेंगे कि राणा कुंभा और राणा सांगा जैसे महान योद्धाओं ने बाबर और अकबर जैसे शासकों की एक तरह से समस्या खड़ा कर दी, उसके साम्राज्य के लिए एक चुनौती पैदा कर दी। तो ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी भी इसका अपवाद नहीं था। इन राजे रजवाड़ों को कठोर नीति के माध्यम से अनुशासित करने का प्रयास करता था। अब वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? हमने एक सिंपल आउटलाइन दी कि कठोर था किंतु सांप्रदायिक नहीं था। इसके फैक्ट्स क्या है, इलस्ट्रेशंस क्या है, जिसके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी नीति कठोर थी? तो पहला कि जब अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति आप पढ़ते हैं तो उसने जो हिंदू मध्यस्थ थे, जो खूत मुकद्दम चौधरी थे, जो पहले कर वसूल कर राजकोष में जमा करते थे, इन खूत मुकद्दम चौधरियों की जमीनों पे तमाम प्रकार के कर लगा दिए, इनके कर वसूलने के अधिकार को छीन लिए और जो इनकी जमीनों पे मुक्त जमीनें दी गई थी, मिल्क, इनाम और वक्फ के रूप में, उसको भी सुल्तान ने छीनकर खालिसा भूमि बना दिया। तो अपनी राजस्व नीति के माध्यम से उसने हिंदू मध्यस्थों, हिंदू जमींदारों को कमजोर करने का प्रयास किया। स्वयं बर्नी भी कहता है कि उसकी राजस्व नीति के कारण अब हिंदू राजा पान नहीं खा सकते थे, घोड़े पे नहीं चढ़ सकते थे और तमाम तरह की अनर्गल बातें कहता है, जिसकी सत्यता अल्प ही होगी, किंतु यह इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं अलाउद्दीन की इस नीति से हिंदू राजा रजवाड़ों की स्थिति में गिरावट आई। उसने कर की राशि 50% कर दी, अनेक नए प्रकार के कर लगा दिए और जजिया को भी उसने लागू रखा। तो इस तरह के इन सारे फैक्ट्स कहीं न कहीं बताते हैं कि उसकी नीति अपेक्षाकृत कठोर ही रही। हालांकि ये कठोर राजनीतिक कारणों से अधिक थी, सांप्रदायिक कारण या अन्य कारणों से ऐसा मानना तर्कसंगत नहीं होगा। यदि अलाउद्दीन के हिंदुओं के प्रति नीति को हम समराइज करें, कंक्लूड करें, तो कहा जा सकता है कि यह मूल रूप से साम्राज्य को सुदृढ़ आधार देने के लिए अपनाई गई एक नीति थी, जिसके माध्यम से वो चाहता था कि साम्राज्य की चुनौतियां, साम्राज्य के खिलाफ उठने वाली आवाजें कम हो, विद्रोह कम हो और कहीं न कहीं उसने जो कठोर नीति अपनाई, उससे वो समाज के एक बड़े वर्ग को जोड़ न सका और दिल्ली सल्तनत एक विदेशी साम्राज्य ही रह गया और भारत का अपना साम्राज्य नहीं बन सका। इसकी कमी हमेशा खलती रही और हमेशा दिल्ली सल्तनत को भारतीय वीरों से चुनौती मिलती रही और भारतीय वीरों ने अंततः दिल्ली सल्तनत को कमजोर किया। बाद में मुगलों के काल में हिंदू और हिंदुस्तान के लोगों का एसिमिलेशन बढ़ा। उन्होंने स्वयं मुगल साम्राज्य को सशक्त करने में अपना योगदान दिया, जिससे अकबर एक बड़े साम्राज्य को बना सका और उसके बाद भी मुगल साम्राज्य सदियों तक चलता रहा। इसके साथ ही दोस्तों, आज की हम वीडियो समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।